दोस्तों, कहानी शुरुआत होती है एक ऐसे वीरान रेगिस्तान से जहां दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत, झुलसाती धूप और मौत जैसी खामोशी फैली हुई है। इस सुनसान इलाके के बीचों बीच एक छोटा सा घर है और वहीं रहता है हमारा हीरो बेन। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इतना सुनसान इलाका और यहाँ कोई क्यों रहेगा, तो वजह भी दिलचस्प है। बेन कोई आम इंसान नहीं, बल्कि इस खतरनाक रेगिस्तान का सबसे एक्सपर्ट टूरिस्ट गाइड है। दुनिया भर से एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ घूमने आते हैं। बेन ने कोई दिलचस्प है और बेन उन्हें इस जानलेवा बिहड़ के ऐसे ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहाँ आम इंसान कदम रखने से भी डर जाए। लेकिन बेन की गर्लफ्रेंड अब इस जगह से पूरी तरह ऊब चुकी है। उसका सपना है शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना और एक नई जिंदगी शुरू करना। वह प्यार से बेन से कहती है, चलो ना, मेरे साथ शहर चलते हैं। लेकिन बेन बिना एक सेकंड सोचे मना कर देता है। उसे यह वीराना, यह सन्नाटा और यही जिंदगी पसंद है। यही उसका घर है, यही उसकी पहचान। शहर जाने से पहले बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देता है, लेकिन सिर्फ गन नहीं, उसके साथ एक वादा भी मांगता है। वह कहता है, मुझसे प्रॉमिस करो, हर रात सोने से पहले इस गन को अपने तकिए के नीचे रखोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की मुस्कुराकर हामी भर देती है। उसे लगता है कि बेन शायद जरूरत से ज्यादा सावधान रहता है, लेकिन उसे क्या पता, यही छोटी सी बात आगे चलकर दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। इसके बाद वह शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके जाने के बाद पूरा घर एकदम सूना पड़ जाता है। जो जगह पहले हंसी से गूंजती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा बचता है। बेन बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही अकेला महसूस करने लगता है। इसी बीच पास के टाउन का शेरिफ उसे तुरंत बुलाता है। बेन वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि लॉस एंजेलिस का बेहद अमीर और घमंडी बिजनेसमैन मैडिक इस रेगिस्तान में आया हुआ है। उसका शौक भी बड़ा अजीब है। यहाँ रेगिस्तान में मिलने वाली बेहद दुर्लभ डेजर्ट हॉर्न शीप का शिकार करना चाहता है। लेकिन समस्या ये है कि उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं और उसका शिकार करना तो उससे भी मुश्किल। इसलिए उसे चाहिए इस इलाके का सबसे बेहतरीन गाइड, यानी बेन। और फिर मैडिक ऐसी रकम ऑफर करता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। बेन की तो जैसे सांस ही अटक जाती है। इतनी बड़ी रकम उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी थी। फिर आखिरकार इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बेन नोटिस करता है कि मैडिक के पास शिकार का पूरा महंगा सामान है। वैसे इस इलाके में शिकार करना कानूनी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास लाइसेंस वाली गन हो। धीरे धीरे दोनों रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सूरज डूब चुका होता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। दोनों रात बिताने के लिए आग जलाते हैं और वहीं वीड बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में बेन अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करता है, फिर अपने बचपन का ऐसा दर्दनाक किस्सा सुनाता है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वह कहता है, जब मैं छोटा था, मैं अपने मम्मी पापा के साथ इसी रेगिस्तान में फंस गया था। हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई थी। हम कई दिनों तक मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। वह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर भारी आवाज में आगे कहता है, उस जलती हुई धूप से मुझे बचाने के लिए मेरी माँ बार बार अपनी लिपस्टिक मेरे चेहरे पर लगाती रही ताकि मेरी स्किन धूप से न जले। लेकिन पानी खत्म हो चुका था। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। इतना कहते कहते बेन की आंखें भर आती हैं। मैडिक कुछ पल चुप रहता है और फिर दोनों वहीं आग के पास सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, दोनों अपने असली मिशन पर निकल पड़ते हैं। रेगिस्तान की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बेन पूरी तरह अपने काम पर फोकस रहता है। लेकिन दूसरी तरफ मैडिक का रवैया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी शिकार पर नहीं, बल्कि पिकनिक मनाने आया हो। चलते चलते अचानक मैडिक बिना किसी वजह के अपनी गन निकालता है और धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है। गोलियों की आवाज पूरे रेगिस्तान में गूंज उठती है। बेन गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर कहता है, तुम कर क्या रहे हो? ऐसे कोई शिकार करता है क्या? सारी आवाज सुनकर जानवर मीलों दूर भाग जाएंगे। फिर वह सीधा सवाल पूछता है, वैसे तुम्हें गन का लाइसेंस किसने दिया? मैडिक उसके चेहरे पर देखकर मुस्कुराता है, लेकिन जो जवाब देता है उसे सुनकर बेन के होश उड़ जाते हैं। वह बड़े घमंड से कहता है, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मेरे पास पैसा है, और जहां पैसा बोलता है वहां लाइसेंस जैसी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। बेन तुरंत उसे समझाता है, तुम्हें अंदाजा भी है कि बिना लाइसेंस के यहाँ शिकार करना कितना बड़ा अपराध है। लेकिन मैडिक उसकी पूरी बात सुनने के बजाय जेब से मोटी गड्डी निकालता है और बेन की तरफ बढ़ा देता है। कुछ सेकंड पहले जो बेन कानून की बातें कर रहा था, अब वह नोटों की गड्डी देखकर चुप हो जाता है। वह पैसे रख तो लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। कुछ देर बाद दोनों एक ऊंची चट्टान पर चढ़ते हैं।
वहां से पूरे इलाके का नज़ारा साफ दिखाई देता है। बेन अपनी दूरबीन से दूर दूर तक डेजर्ट हॉर्न शीप को ढूंढने लगता है। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसे कोई शिकार दिखाई नहीं देता। उधर मैडिक लगातार उसे बेवजह परेशान करता रहता है, कभी इधर देखने को कहता, कभी उधर, और हर 2 मिनट में कोई ना कोई बेवकूफ़ी करता रहता है। बेन किसी तरह अपना धैर्य बनाए रखता है, लेकिन तभी मैडिक अचानक फिर से गोली चला देता है। इस बार बेन ने उसे गोली चलाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। दोनों घबराकर उस दिशा में भागते हैं जहां गोली चली थी, और वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने उसी टाउन का एक बूढ़ा आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। यह वही इंसान था जो सालों से इस रेगिस्तान में खनिजों की तलाश करता था। बेन उसे देखते ही पहचान जाता है। चार्ली। उसके मुंह से बस यही नाम निकलता है। चार्ली अभी जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें बहुत तेजी से टूट रही थीं। बेन बिना एक पल गंवाए कहता है, रुको, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ, और वह पूरी ताकत से गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर मैडिक पहली बार सचमुच डर जाता है। उसे समझ आ चुका था कि यह कोई शिकार नहीं, बल्कि बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। घबराकर वह तुरंत अपने एक भरोसेमंद साथी को फोन मिलाता है। कांपती आवाज में पूरी घटना बताता है। दूसरी तरफ से कुछ पल सन्नाटा रहता है। फिर उसका साथी कहता है, अगर बचना चाहते हो तो एक काम करो, उस बूढ़े को एक और गोली मार दो, लेकिन इस बार अपनी गन से नहीं, बेन की गन से। यह सुनकर एक पल के लिए मैडिक भी रुक जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वह बिल्कुल वही करता है। वह बेन की गन उठाता है और एक और गोली चार्ली के शरीर में उतार देता है। उसी समय दूर से दौड़ता हुआ बेन वापस आता है। वह जैसे ही चार्ली के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अभी कुछ सेकंड पहले चार्ली के शरीर में सिर्फ एक गोली थी, अब 2 थीं। बेन गुस्से से चिल्लाता है, तुमने ये क्या किया? मैडिक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। वह कहता है, मैंने नहीं, हमने किया है। एक गोली मेरी गन से चली है और दूसरी तुम्हारी गन से। अब अगर पुलिस आएगी तो उसे क्या दिखाई देगा? 2 गोलियां, 2 लोग और एक लाश। मतलब अब इस मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी सिर्फ अमीर नहीं, बेहद चालाक और खतरनाक भी है। मैडिक फिर धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, अगर तुमने किसी से कुछ नहीं कहा तो हर साल तुम्हें $3 लाख दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दूंगा। फिर आराम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर में नई जिंदगी जीना। एक तरफ चार्ली की लाश, दूसरी तरफ जिंदगी बदल देने वाला लालच। बेन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार वह मैडिक की बात मान लेता है। दोनों मिलकर चार्ली की लाश को वहीं रेगिस्तान की रेत में दफना देते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर वापस अपनी गाड़ी की तरफ लौट आते हैं। लेकिन बेन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली नरक की शुरुआत अब होने वाली है। गाड़ी के पास लौटते ही बेन की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो उसे अंदर तक चुभ जाती है। मैडिक आराम से पानी की बोतल खोलकर अपना मुंह धो रहा था, जैसे वह किसी 5 सितारा होटल में खड़ा हो। रेगिस्तान में जहां पानी की हर एक बूंद सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है, वहां यह आदमी उसे ऐसे बहा रहा था जैसे नल का पानी हो। बेन मन ही मन बड़बड़ाता है, जिस इंसान को पानी की कीमत नहीं पता, उसे ज़िंदगी की कीमत भी क्या पता होगी। लेकिन फिलहाल वह चुप रहता है। कुछ देर बाद मौका देखकर बेन धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वहां उसके बैग के अंदर एक छोटा सा इमरजेंसी मैसेज भेजने वाला डिवाइस रखा होता है। अगर वह उससे शेरिफ को सिग्नल भेज दे तो शायद उसकी जान बच सकती थी। वह जल्दी से डिवाइस निकालता है। उसकी उंगलियां बटन दबाने ही वाली होती हैं कि तभी पीछे से एक ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, मैं होता तो ये गलती कभी नहीं करता। बेन धीरे धीरे पलटकर देखता है। मैडिक उसकी तरफ गन ताने खड़ा था। उसकी आंखों में अब पहले वाली नकली मुस्कान नहीं, बल्कि साफ साफ मौत दिखाई दे रही थी। वह गुस्से में कहता है, हम दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। तुमने कहा था कि किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इतना कहकर वह बेन के हाथ से वह डिवाइस छीन लेता है और अगले ही पल उसे अपने जूतों के नीचे कुचल कुचल कर पूरी तरह तोड़ देता है। अब बेन पूरी तरह उसके रहमो क्रम पर था, लेकिन मैडिक का इरादा सिर्फ इतना नहीं था। वह गन और ज्यादा सीधी करते हुए कहता है, अब अपने सारे कपड़े उतारो। बेन कुछ पल उसे घूरता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि यह आदमी पागल हो चुका है या कुछ और सोच रहा है, लेकिन सामने भरी हुई गन थी, इसलिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। धीरे धीरे वह अपने जूते उतारता है, फिर जैकेट, फिर बाकी कपड़े। अब वह जलते हुए रेगिस्तान के बीच लगभग बिना किसी सुरक्षा के खड़ा था। अब अपने घर जाओ, अगर किस्मत अच्छी हुई तो पहुंच जाओगे। यह सुनकर बेन समझ जाता है कि यह उसे गोली मारकर नहीं,
बल्कि रेगिस्तान के हवाले करके मारना चाहता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इस झुलसाती गर्मी में बिना जूतों के कुछ मील चलना भी नामुमकिन है। अब बेन धीरे धीरे जलती हुई रेत पर पहला कदम रखता है और अगले ही सेकंड उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे अंगारे बिछा दिए हों। हर कदम के साथ उसकी चमड़ी जल रही थी, लेकिन रुकना मतलब मौत, इसलिए वह दर्द सहते हुए आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक पोल दिखाई देता है। उस पर एक नंबर लिखा था। बेन उसे ध्यान से देख लेता है, क्योंकि अब यही नंबर उसके लिए रास्ते की पहचान बनने वाले थे। उधर बहुत दूर अपनी गाड़ी में बैठा मेडिक दूरबीन से लगातार उसे देख रहा था। वह सिर्फ उसे छोड़कर नहीं गया था, वह उसकी मौत अपनी आंखों से देखना चाहता था। वह तब तक पीछा नहीं छोड़ने वाला था जब तक बेन की आखिरी सांस न निकल जाए। बेन किसी तरह आगे बढ़ता रहता है। उसके पैर अब पूरी तरह छिल चुके थे। रेत पर उसके खून के निशान साफ दिखाई देने लगे थे। काफी देर बाद वह दूसरे पोल तक पहुंचता है, लेकिन इस बार अचानक वह दौड़कर सामने वाली चट्टानों के बीच गायब हो जाता है। मेडिक ये सब दूरबीन से देख लेता है। वह तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड से उसी दिशा में निकल पड़ता है। उसे पूरा यकीन था कि इस बार बेन उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। मेडिक अपनी गाड़ी लेकर पूरी रफ्तार से उस जगह पहुंचता है जहां कुछ सेकंड पहले बेन गायब हुआ था। वह गाड़ी से उतरता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन बेन कहीं दिखाई नहीं देता। रेगिस्तान पहले की तरह शांत था, लेकिन इस खामोशी के पीछे अब एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। असल में बेन चट्टानों के बीच छिपे एक गुप्त रास्ते से अंदर चला गया था। यह रास्ता सीधे एक पुरानी गुफा तक जाता था, लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। यह एक सीक्रेट बंकर था। बंकर उसी बूढ़े चार्ली का था जिसकी कुछ देर पहले मेडिक ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। चार्ली ने सालों तक इस रेगिस्तान में काम करते करते अपने लिए यह सुरक्षित ठिकाना बना रखा था। अंदर खाने पीने का सामान था, पानी का स्टॉक था और ऐसी कई चीजें थीं जो किसी की भी जाना बचा सकती थीं। बेन अंदर घुसते ही सबसे पहले पानी की तरफ भागता है। वह बोतल उठाकर ऐसे पीता है जैसे कई जन्मों से प्यासा हो। हर घूंट के साथ उसकी बुझती हुई उम्मीद फिर से जिंदा होने लगती है। थोड़ा संभलने के बाद उसकी नज़र दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर जाती है। वहाँ चार्ली की जिंदगी की कई यादें लगी थी और उन्हीं तस्वीरों के बीच एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें चार्ली और बेन साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह तस्वीर देखते ही बेन टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह फोटो को हाथ में लेकर धीरे से कहता है, माफ कर देना चार्ली, मैं चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाया। कुछ पल तक वह वहीं बैठा रहता है, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। बेन तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वह आसपास नजर दौड़ाता है। उसे दीवार पर टंगा एक पुराना नक्शा दिखाई देता है। बिना देर किए वह नक्शा उतारकर अपने कपड़ों में छिपा लेता है और खुद गुफा के अंदर गहरे अंधेरे में जाकर छिप जाता है। कुछ ही सेकंड बाद गुफा के अंदर मेडिक दाखिल होता है। उसकी चाल देखकर साफ पता चल रहा था, उसे पूरा यकीन है कि बेन यहीं कहीं छिपा हुआ है। लेकिन अंदर घुसने के बजाय वह मुस्कुराता है, जेब से एक छोटा सा बम निकालता है, उसे गुफा के अंदर रखता है और आराम से बाहर निकल जाता है। बेन अंधेरे में छिपा यह सब देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि अब यहाँ रुकना मतलब जिंदा दफन हो जाना है। वह तुरंत गुफा के दूसरे रास्ते की तरफ भागता है और जैसे ही वह बाहर निकलता है, इतना जोरदार धमाका होता है कि पूरी गुफा हिल जाती है। चट्टानें टूट कर नीचे गिरने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा बंकर मलबे के ढेर में बदल जाता है। अगर बेन कुछ पल भी देर कर देता तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती, लेकिन किस्मत अभी उसके साथ थी। वह दूसरे रास्ते से निकलकर आगे बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब वह मेडिक की नज़रों से बच गया है, लेकिन अचानक सामने से एक आवाज़ आती है। भाग कहाँ रहे हो? बेन सिर उठाकर देखता है। सामने मेडिक खड़ा था, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान, हाथ में हाईटेक राइफल और आंखों में सिर्फ एक ही इरादा, बेन को मारना। मेडिक हंसते हुए कहता है, अगर अपने घर जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा छिपने या भागने की कोशिश की तो इस बार मैं दूर से ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। बेन जानता था कि मेडिक के हाथ में मौजूद राइफल कोई साधारण गन नहीं है। वह बहुत लंबी दूरी से भी बिना गलती के निशाना लगा सकती थी। इसलिए मजबूर होकर वह फिर उसी आग उगलते रेगिस्तान में चल पड़ता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सच था, सबसे नज़दीकी टाउन यहाँ से पूरे 45 मील दूर था, मतलब हर कदम मौत के और करीब ले जा रहा था। लेकिन तभी बेन को याद आता है, उसने गुफा से निकलते वक्त चार्ली का जो नक्शा छिपाया था वही अब उसकी आखिरी उम्मीद बन सकता है। वह नक्शा खोलता है और उसमें बने निशानों को देखकर आगे बढ़ना शुरू करता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चार्ली मरने के बाद भी उसकी जान बचाने की पूरी तैयारी करके गया था। चार्ली के छोड़े हुए उस नक्शे को
हाथ में लेकर बेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे देखकर उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई देती है। वहां एक पुराना सोफा रखा हुआ था। बेन तुरंत सोफे का फोम निकालता है और उसे अपने नंगे पैरों पर कसकर बांध लेता है। अब तक उसके पैरों की चमड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। हर कदम पर खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह अंगारों पर चल रहा हो। फोम बांधने के बाद पहली बार उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह जगह चट्टानों के बीच थी। यहाँ से मेडिक उसे दूरबीन से नहीं देख सकता था। बेन इसी मौके का फायदा उठाता है, नजरों से गायब हो जाता है। अब वह चार्ली के नक्शे को ध्यान से देखने लगता है। नक्शे पर साफ लिखा था ट्रेजर मैप, यानी खजाने का नक्शा। बेन मुस्कुराता है। उसे समझ आ चुका था कि चार्ली कभी भी सोने चांदी का खजाना नहीं छिपाएगा। इस रेगिस्तान में असली खजाना कुछ और ही था। वह नक्शे पर बने पहले निशान तक पहुंचता है। वहां जमीन पर एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था। बेन बिना समय गंवाए अपने हाथों से रेत खोदना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसके हाथ एक लोहे के डिब्बे से टकराते हैं। वह जल्दी से उसे बाहर निकालता है और जैसे ही डिब्बा खोलता है, अंदर से एक स्लिंग शॉट और कुछ मार्बल्स निकलते हैं। पहली नजर में ये सब बच्चों के खेलने का सामान लग रहा था, लेकिन बेन उन्हें बड़े ध्यान से अपने पास रख लेता है। उसे पता था चार्ली कभी भी बेकार चीजें नहीं छिपाता। अब वह नक्शे पर बने दूसरे निशान की तरफ बढ़ता है। वह पहुंचकर वह दोबारा रेत खोदता है। इस बार अंदर से एक पानी की बोतल निकलती है। बेन की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका गला पूरी तरह सूख चुका था। उसके होंठ फट चुके थे और शरीर डिहाइड्रेशन की वजह से जवाब देने लगा था। वह कांपते हाथों से बोतल का ढक्कन खोलता है। बस एक घूंट, सिर्फ एक घूंट पानी उसकी जान बचा सकता था। लेकिन तभी अचानक दूर से चली एक गोली सीधा उस बोतल पर लगती है। बोतल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है और उसमें भरा सारा पानी तपती रेत में समा जाता है। बेन बस बेबस होकर उसे देखता रहा जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी आखिरी उम्मीद भी रेत में खो चुकी थी। दूर एक ऊंची चट्टान पर खड़ा मेडिक अपनी स्नाइपर राइफल से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उधर बेन को अब चार्ली की बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी। नक्शे पर इसे खजाना इसलिए लिखा गया था क्योंकि इस जलते हुए रेगिस्तान में सोने से भी ज्यादा कीमती चीज पानी होता है। लेकिन अब वह खजाना भी उसके हाथ से निकल चुका था। मजबूर होकर बेन एक बार फिर बिना पानी के आगे बढ़ने लगता है। उधर मेडिक अपनी गाड़ी के पास आराम से बैठा था। वह बर्फ डालकर अपना ड्रिंक तैयार करता है, आराम से घूंट भरता है और दूरबीन से बेन को तड़पते हुए देखता रहता है। कुछ और मील चलने के बाद आखिरकार बेन का शरीर जवाब दे देता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और अगले ही पल वह धड़ाम से रेत पर गिर पड़ता है। दूर से यह सब देखकर मेडिक मुस्कुराता है। वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे बेन के पास पहुंचता है। बेन बिल्कुल हिल नहीं रहा था। मेडिक को यकीन नहीं होता। वह अपनी गन निकालता है और बेन के बिल्कुल पास 2 गोलियां चलाता है, लेकिन बेन जरा भी नहीं हिलता। मेडिक उसके चेहरे को ध्यान से देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार खत्म हो गया। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि बेन मर चुका है। अपना काम पूरा समझकर वह आराम से गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। असल में वो मरा नहीं था। उसने अपनी जान बचाने के लिए मरने का नाटक किया था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। मेडिक के वहां से जाते ही बेन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, अगर वो कुछ सेकंड और वहीं पड़ा रहता तो सच में मर जाता। वह किसी तरह खुद को संभाल कर उठता है। उसके होंठ पूरी तरह सूख चुके थे, गला कांटे की तरह चुभ रहा था और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पानी। किसी भी तरह पानी ढूंढना है। उसे अचानक एक जगह याद आती है, रेगिस्तान की ऊंची चट्टानों के बीच एक गुफा, जहां वह पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताया करता था। उसे पूरा यकीन था कि वहां पानी मिलेगा। यही उम्मीद लेकर वह चट्टानों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान लेने के मूड में थी। उधर मेडिक अपनी गाड़ी चलाते हुए अपने साथी आपी से फोन पर बात कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर चट्टानों पर चढ़ते हुए बेन पर पड़ जाती है। एक पल के लिए उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये जिंदा कैसे है? अगले ही पल उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना एक सेकंड गंवाए अपनी स्नाइपर राइफल उठाता है और एक के बाद एक गोलियां चलाता है। देखते ही देखते गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। हर गोली बेन के बेहद करीब से निकल रही थी। बेन पूरी ताकत लगाकर चट्टानों के पीछे छिपते हुए ऊपर चढ़ता जाता है। धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है। रेगिस्तान की तपती गर्मी अब कड़ाके की ठंड में बदलने लगती है। बाहर मेडिक अपनी गाड़ी की तेज हेडलाइट्स गुफा की तरफ जलाकर बैठा रहता है, ताकि बेन अगर बाहर निकले तो तुरंत दिखाई दे जाए।
लेकिन बेन भी अब पहले वाला सीधा साधा इंसान नहीं रहा था। जैसे ही रात पूरी तरह गहरी होती है, वह गुफा के दूसरे छिपे हुए रास्ते से बाहर निकल आता है। धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ते हुए वह सीधे मैडिक की गाड़ी तक पहुंच जाता है। उसकी नज़र अपनी जैकेट पर पड़ती है। वह तुरंत उसे उठा लेता है, क्योंकि रेगिस्तान में दिन जितना गर्म होता है, रात उतनी ही हड्डियां जमा देने वाली ठंडी होती है। लेकिन तभी मैडिक गाड़ी की तरफ लौट आता है। गाड़ी का दरवाज़ा खुला देखकर वह तुरंत समझ जाता है बेन यहीं कहीं है। वह बिना देर किए गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड में रिवर्स लेने लगता है। उसी समय बेन गाड़ी के बिल्कुल नीचे छिपा हुआ था। अगर वह 1 सेकंड भी देर करता तो गाड़ी के नीचे कुचल जाता। वह बिजली की फुर्ती से बाहर निकलकर पास की चट्टानों के पीछे छिप जाता है। बेन के हाथ में चार्ली का दिया हुआ वही स्लिंगशॉट था। वह एक मार्बल निकालता है, गहरी सांस लेता है और पूरा निशाना लगाकर उसे छोड़ देता है। मार्बल सीधा उड़कर मैडिक के सिर पर जाकर लगता है। इतनी जोरदार चोट लगती है कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब पहली बार शिकारी खुद शिकार बन चुका था। मैडिक बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। बेन दर्द से कराहते हुए उसके पास पहुंचता है। उसके हाथ कांप रहे थे। शरीर थककर जवाब दे चुका था, लेकिन इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहता था। वह आसपास पड़ी रस्सियां उठाता है और मैडिक के दोनों हाथ पैर इतनी मजबूती से बांध देता है कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो जाए। बिना कुछ कहे वह गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधे शेरिफ के ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। काफी देर बाद दोनों टाउन पहुंच जाते हैं। शेरिफ बेन की हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसके पैरों की चमड़ी पूरी तरह जल चुकी थी, शरीर पर चोटों के निशान थे और चेहरा धूप से बुरी तरह झुलस चुका था। बेन गहरी सांस लेता है और शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सच्चाई बता देता है। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। मैडिक का अपराध साबित हो चुका था। चार्ली के कत्ल से लेकर बेन को मारने की कोशिश तक हर सच सामने आ चुका था। बेन गुस्से में मैडिक के पास जाता है। वह उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। मैडिक पहली बार पूरी तरह बेबस दिखाई देता है। कुछ देर बाद वह मासूम बनने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। शेरिफ के लोग उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजने लगती है। सब लोग घबराकर बाहर भागते हैं। बेन बाहर पहुंचता है और जो नज़ारा देखता है उसे देखकर उसका खून खौल उठता है। मैडिक किसी तरह अपनी स्मार्ट वॉच से पहले ही अपने लोगों को लोकेशन भेज चुका था। हेलीकॉप्टर ठीक समय पर वहां पहुंच चुका था। उसके साथ ही उसे हेलीकॉप्टर में खींच लेते हैं। बेन और शेरिफ कुछ समझ पाते उससे पहले ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ जाता है। मैडिक ऊपर से बेन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उनकी आंखों के सामने फरार हो जाता है। इस घटना के बाद बेन एक बड़ा फैसला करता है। वह हमेशा हमेशा के लिए टूरिस्ट गाइड की नौकरी छोड़ देता है। उसे समझ आ चुका था कि यह रेगिस्तान उससे बहुत कुछ छीन चुका है। इसके बाद वह शहर पहुंचता है। वहां अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और पूरी घटना विस्तार से बताता है। कुछ समय बाद एक रात दोनों अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक बेन घबराकर उठ बैठता है। उसे सपना आया था। सपने में मैडिक उसके सामने खड़ा। बेन घबराकर उठ बैठता है। दम हाथ में गन और ट्रिगर दबाने ही वाला था। बेन तेज तेज सांस लेने लगता है। वह चारों तरफ देखता है। कमरे में कोई नहीं था। वह खुद को समझाता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। वह दोबारा आंखें बंद करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। इस बार भी सपना समझोगे? बेन की आंखें खुल जाती हैं। उसके सामने सचमुच मैडिक खड़ा था, हाथ में गन, चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान। वह हंसते हुए कहता है, पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वह गन उठाता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही पीछे से गोली चलती है। मैडिक की आंखें फैल जाती हैं। गोली बेन की गर्लफ्रेंड ने मारी थी। उसे तुरंत बेन की कही हुई वह बात याद आ गई थी, हर रात गन अपने तकिए के नीचे रखना। उसने सालों तक वह वादा निभाया था और आज उसी वादे ने बेन की जान बचा ली। मैडिक घायल होकर लड़खड़ाता है। दूसरी गोली सीधे मैडिक को लगती है। इस बार वह हमेशा के लिए जमीन पर गिर जाता है। उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बेन और उसकी गर्लफ्रेंड आखिरकार इस डरावने अध्याय से हमेशा के लिए बाहर निकल आते हैं और इसी के साथ यह रोमांच, धोखे, लालच और जिंदा रहने की जंग से भरी कहानी यहीं समाप्त होती है।